Coming to our next topic, which is what is the Cold War? तो अब क्या होता है, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ? जो हमने ये अभी पढ़ा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर के अंडर हुआ था। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अब कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे होता है? ठीक है, तो अब जब हमारे यहाँ पे इन द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब हमारा क्या है, 1939 से 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी टू एलाइज थी, हमारी टू सेपरेट पावर्स, हम ग्रुप्स हम बोल सकते हैं कि एक था एलिड फोर्सेस और दूसरा था एक्सिस फोर्सेस। इसमें हम सभी को पता ही है कि एक्सिस फोर्सेस हार गया था और एलिड फोर्सेस जीत गया था। तो एलिड फोर्सेस की फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्रीज थी? 4 कंट्रीज थी, जिसको हम याद कर सकते हैं USBF से। U फॉर US, S फॉर सोवियत, B फॉर ब्रिटेन एंड F फॉर फ्रांस, USBF। एंड एक्सिस में कौन कौन सी पावर्स थी? GIG, जर्मनी, इटली एंड जापान, राइट। तो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और एलिड पावर ने एक्सिस पावर को हरा दिया था, तो फिर अब इसके बाद हमारी 2 सुपर पावर्स इमर्ज हो जाती हैं, एंड विच इज द US एंड USSR। US और USSR दोनों ही एलिड पावर्स थी। ठीक है, तो उन दोनों की वजह से जब उनके पास एक्चुअली में क्या था, न्यूक्लियर वेपन्स थे। और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हुआ क्या था, 1945 में, अगस्त 1945 में USA ने नागासाकी और जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 पर अटैक कर दिया, एटॉमिक बॉम्ब से अटैक कर दिया, और जिससे जापान ने सरेंडर कर लिया और एक्सिस पावर हार गई और एलिड पावर जीत गई, और इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई। ठीक है, पर जो क्रिटिक्स बताते हैं, USSR का कहना है कि नहीं, जो जापान है वहाँ पे तो बॉम्ब्स का अटैक करने का कुछ फ़ायदा था ही नहीं, क्योंकि जो USSR है, जो जापान है, वो तो सरेंडर करने वाला ही था। बस US ने क्यों बॉम्ब अटैक किया? क्योंकि वो US को दिखाना चाहता था कि वो ही सुप्रीम है। वो मॉस्को क्या है? मॉस्को USSR की कैपिटल है। वो मॉस्को को दिखाना चाहता था कि वो ही सुप्रीम है, और जो बॉम्ब्स का अटैक करना था वो बिल्कुल अननेसेसरी था। दे सजेस्ट दैट US एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत वे। जो सोवियत यूनियन जो हमें सजेस्ट करता है, वो कहता है कि एटॉमिक बॉम्ब्स का अटैक करना बिल्कुल अननेसेसरी था, और जो उनका जो इंटेंशन थी वो यही थी कि सोवियत यूनियन मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स एशिया और कहीं भी न बना ले। और वो दिखाना चाहता था कि जो वो मॉस्को क्या है? मॉस्को USSR की कैपिटल है, और वो मॉस्को को दिखाना चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट्स US जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, US दिखाना चाहता तो इसलिए उसने उस पर अटैक कर दिया, बॉम्ब अटैक कर दिया। US सपोर्टर्स हैव आर्ग्यूड। अब जो US सपोर्टर्स कहते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, हमने इस वजह से नहीं, वे कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे तो बॉम्ब अटैक करना ज़रूरी ही था, क्योंकि जिससे वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए, और जो एलिड और एक्सिस पावर हैं और अमेरिकन और एलिड लाइव्स हैं, उन वे भी ज़्यादा ना ख़त्म हो, मतलब और उनकी लाइफ्स का लॉस ना हो। ठीक है, मतलब ज़्यादा डेथ्स ना हो। और पर मोटिव्स कुछ भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही 2 सुपर पावर्स इमर्ज हो गई, एंड विच इज US एंड USSR. With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe and many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest powers in the world, with the ability to influence events anywhere on the earth. कि अब जर्मनी, इटली और जापान के डिवास्टेशन के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर्स ऐसे इमर्ज हो गई थी कि वे कहीं भी कैसा भी युद्ध कर सकती थी, कहीं भी कैसे भी वॉर कर सकती थी, वे दोनों सुपर पावर।
पर अब यहाँ पे आ जाता है एक हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट, द लॉजिक ऑफ डिटरेंस का। अब वहाँ पे वे लड़ाई कर सकते थे, पर उन्होंने क्यों नहीं की लड़ाई? बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अब ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है? While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as two superpowers rivaled each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. ठीक है, अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वे न्यूक्लियर वेपन्स से कहीं भी अटैक कर सकते थे। ठीक है, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि अब जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो अटैक करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, जब मतलब कोल्ड वॉर, पहला कारण ये हो गया कि जो एटॉमिक बॉम्ब से जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्री होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है किसी भी कंट्री के लिए बियर करना। ये एक लॉजिक है जो बिल्कुल सिंपल है और पावरफुल भी है। पर अगर ये दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे पर एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर वेपन से अटैक भी करते हैं कि मतलब उनमें इतनी पावर थी, when two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. जब कोई भी दो पावर्स हों और उन दोनों पावर्स के पास इतनी क्षमता हो कि वे दोनों इतनी डेथ्स करा सके, कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फ्लेज्ड वॉर अनलाइकली होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं एक फुल फ्लेज्ड वॉर के, क्योंकि in spite of provocations neither side would want to risk war since no political gains would justify the destruction of their societies. क्योंकि अब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनको पॉलिटिकल गेन्स का तो पता ही नहीं चलेगा, वहाँ पे पॉलिटिकल गेन्स पे कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ही इतना ज़्यादा हो जाएगा। In the events of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it would be impossible to declare one side or the other as the winner. वहाँ पे इतना ज़्यादा, अगर दो सुपर पावर्स वॉर करती हैं होंगी तो, पर हुआ नहीं वॉर। ठीक है, अगर उन्होंने किया, अगर होता तो फिर वहाँ पे इतनी बुरी तरीके से वे हार्म हो जाते, इतनी बुरी तरीके से वे उनको हानि पहुंचाती कि वहाँ पे किसी को भी विनर कहलाने लायक होता ना कि भाई ये विनर है और ये लूज़र है। और अगर even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, और अगर एक जो हमारी कंट्री है अगर एक अटैक करती है और दूसरी को डिसेबल करना चाहती है, पहले उसने कर दिया, पर दूसरे के बाद फिर भी इतने वेपन्स तो बचेंगे ही कि वो कि वो अपनी राइवल को हरा सके। ठीक है, अगर सपोज यूएसएसआर ने यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल कर दिया कि अब यूएसए उन पर अटैक नहीं कर सकता, और यूएसएसआर ने उनके न्यूक्लियर वेपन्स डिसेबल करके खुद उन पर अटैक कर दिया, पर फिर भी उनके पास इतनी पावर थी कि अगर वे एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स डिसेबल भी कर देना तो फिर भी यूएसए जो है वो यूएसएसआर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता था, वो वॉर कर सकता था। तो फिर the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction, और इस ही लॉजिक को कहते हैं the logic of deterrence. Both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither could afford to initiate war. ये जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहता है कि दोनों ही साइड्स के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वे अटैक कर सके और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सके जो दोनों ही साइड अफोर्ड ना कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ठीक है, दोनों ही साइड्स के पास इतनी कैपेसिटी थी और टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक करने की कैपेसिटी थी, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचाने की कैपेसिटी थी, और ये भी था कि वे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे इस वॉर को।
ठीक है. Thus the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not hot or shooting war. तो इसी वजह से जो कोल्ड वॉर है वो एक कोल्ड वॉर रहा और ना ही कभी वो हॉट वॉर मतलब कभी भी वो एक शूटिंग वॉर नहीं बना. ठीक है. द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट द राइवलरी बिटवीन पावर्स. जो ये डेटरेंस रिलेशनशिप है उन्होंने वॉर को तो बचाए रखा. जो ये अभी हमने द लॉजिक ऑफ डेटरेंस पढ़ा है वो उसने वॉर को तो बचाए रखा. वॉर तो हुआ नहीं पर जो राइवलरी है दोनों पावर्स के बीच में, जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो उनके मन में जो भेद हैं, ठीक है, पर वे तो बने रहे. ठीक है. नोट द मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर. अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ दो मेन मिलिट्री फीचर्स कोल्ड वॉर के. द टू सुपर पावर्स इन द कंट्रीज इन द राइवल ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रीजनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स. अब जो दोनों ही सुपर पावर्स हैं उन दोनों ही सुपर पावर्स ने अपनी अपनी साइड से रीजनल परफॉर्म कर रहे थे वे और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स. ठीक है. रीजनल और रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि they were to be rational and responsible in the sense that they understood the risks of fighting. इसका मतलब क्या होता है? रेशनल और रिस्पॉन्सिबल का मतलब से वे कहते हैं कि उनको समझ आता है कि फाइट करने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं दो पावर्स के बीच में. When two superpowers and the blocks led by them are in deterrence relationship, fighting war will be massive destructive. अगर दोनों सुपर पावर्स एक बहुत ही डेटरेंस रिलेशनशिप में है तो जो फाइट वॉर्स करना एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थिंग हो सकती है. तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब है? therefore meant being restrained and avoiding the risks of another world war. In this sense the Cold War managed to ensure human survival, right? So तो ये सब हमने पढ़ा कि हमारा कोल्ड वॉर क्या था. कोल्ड वॉर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और उसके बाद डेटरेंस रिलेशनशिप क्या थी, क्यों कोल्ड वॉर हॉट वॉर में नहीं चेंज हुआ, और मेन मिलिट्री फीचर्स क्या थे, राइट. So in the next video we are going to start the next topic of our chapter, the emergence of two power blocks. Thank you.